नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करेंगे। कल प्रदेश में वीडीओ की परीक्षा होने वाली है। जयपुर में परीक्षार्थी परेशान दिखे। प्रशासन के इंतजामों की पोल खुली है। सेंटर्स पर जाने के लिए बसें नहीं मिल रही हैं। अस्थायी बस स्टॉप पर जानकारी देने वाला कोई नहीं है। B2 बाईपास चौराहे के पास स्टॉप पर अव्यवस्थाएं मिली हैं। कड़ाके के ठंड में परीक्षार्थी सड़क पर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि कल और परसों यानी 27 और 28 दिसंबर को 4 चरणों में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। सोमवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहले चरण की परीक्षा होगी। उसके बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक। इसी तरीके से मंगलवार को भी तीसरे और चौथे चरण का आयोजन होगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो परीक्षार्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बनाए गए हैं, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं नजर आ रही है। एक तरफ सरकार की मंशा है कि अभ्यर्थियों को यहां पर बेहतर सुविधाएं मिल सके, तो दूसरी तरफ प्रशासन किस तरह से पलीता लगा रहा है सरकार की इस तरह की योजनाओं पर, उसकी ये एक बानगी भर है, एक तस्वीर है। ये अस्थायी बस स्टॉप है B2 बाईपास चौराहे का, जहां पर कि एक भी व्यक्ति कोई काउंसलिंग के लिए दिखाई नहीं देता। एक टेंट है, इसी तरह से दूसरा टेंट वहां पर लग रहा है, उसमें भी हमें कोई नजर नहीं आया। जयपुर से आए, कोटा जाएंगे सर अब हम भी। अच्छा, आपको कोटा जाना है? जो बस वाले बस नहीं रोक रहे, हम बुकिंग से वापस आए। जवाब देने के लिए मिला आपको? कोई नहीं है सर, बताने के लिए कोई भी नहीं है सर यहाँ। हो सकता है उस टेंट में हूँ, देखा आपने? वहाँ भी गए थे सर, कोई नहीं है। दूसरे वाले टेंट में कोई नहीं है। भैया बताओ कहाँ से? हमें कोटा जाना है। कोटा जाना है। अभी तो कोई नजर नहीं है सर। कहाँ जा रहे हो? कोटा जाएंगे सर। सभी कोटा जा रहे हो? कोटा जाएंगे। कैसे बस नहीं मिली? 1-1.5 घंटे हो गए। 1 घंटा हो गया कम से कम हमको। 1 घंटा हो गया। आप कहाँ जा रहे हो भैया? बूंदी जाना है मेरे को। अच्छा, कितनी देर हो गई? 1 घंटा हो गया सर हमारे को। बस मिली है? बिल्कुल नहीं मिली तो सर। बस के संबंध में कोई जानकारी तो मिली होगी सर यहाँ पे जानकारी देने वाले कोई है ही नहीं, कहाँ से मिलेगी जानकारी? सिंधी कैंप गए तो वो भी यही भेजते हैं, ना तो कोई पैसे दे के जा पा रहा है, ना कोई फ्री में जा पा रहा है। तो सुना आपने कि किस तरीके से परीक्षार्थी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि 3,896 पदों के लिए 4 चरणों में परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। 14,92,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। ग्राम विकास अधिकारी की यह परीक्षा, और आपको बता दें कि हर चरण में जो 4-4 लाख के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में भाग लेंगे। पहला और तीसरा चरण जो है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा, और दूसरा और चौथा चरण जो है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यानी कल पहला और दूसरा चरण, फिर 28 तारीख को तीसरा और चौथा चरण। समय होगा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो आपको बता दें कि परीक्षा सेंटर पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। रोडवेज बसों में हैं वो। तो जो अहम बातें हैं, परीक्षार्थी किन बातों को ध्यान में रखें, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अब देखिए परीक्षा में आपको क्या पहनकर आना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कोट, ब्लेजर, जैकेट, मफलर ना पहने। परीक्षार्थी इस बात पर ध्यान दें, बड़े बटन वाली शर्ट या स्वेटर पहनकर सेंटर पर न पहुंचें। इसके अलावा घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट वगैरह न लगाएं। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर एक और यह है कि कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जयपुर आएंगे। अजय माकन सुबह 8:25 पर जयपुर पहुंचेंगे। सुबह 10:30 पर वो बाड़ा पदमपुर जाएंगे। और आपको बता दें कि जो वहां पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है उसमें वो शामिल होंगे और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्हें अजय माकन संबोधित करेंगे।
तो कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आएंगे। उनका कार्यक्रम जो है सुबह 8:25 पर जयपुर पहुंचने का है। उसके बाद वो 10:30 बजे बाड़ा पदमपुर, जहां पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, आज ही इसकी शुरुआत हुई है और कल अजय माकन आएंगे। दिनेश शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी, कल माकन जयपुर आ रहे हैं? अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए सुबह 8:25 पर अजय माकन जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे उनका बाड़ा पदमपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां पर जो प्रशिक्षण शिविर आज शुरुआत हुई है उसको जो है वो संबोधित करेंगे और उसमें जो सेशन होगा उसमें अजय माकन शामिल होंगे। हालांकि मीडिया को कवरेज की अनुमति नहीं होगी, लेकिन जो भी वहां पर बातें होंगी वो जो है अजय माकन जो है वो बाहर आकर जो है वो चर्चा करेंगे उस बारे में। और उसके बाद दोपहर में ही अजय माकन जो है वो रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर है। आज ही मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया था इसका उद्घाटन सत्र को, और कल जो सेशन होने वाले हैं उसमें अजय माकन शामिल होंगे। परसों जो है इसका समापन सत्र होगा और माना यह जा रहा है कि उसमें भी बड़े नेता जो है कांग्रेस के वो शामिल हो सकते हैं। प्रशिक्षण चलिए, बिल्कुल, तो बेहद अहम ये दौरा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की पहुंच को ताकत देने के लिए जयपुर में 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। सीएम गहलोत ने शिविर के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर सत्ता में मजबूती का मंत्र दिया। देखिए सचिन की ये रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर। काम की बात करनी है तो काम की करनी है और कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सरकार में कोई चीज आपको और करानी है या कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, आप मेरे को बता देना, मेरे को पूरा अधिकार मिला हुआ है। संगठन को सीएम का सत्ता मंत्र। और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी चल नहीं सकती। पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो कार्यकर्ता होते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक बाड़ा पदमपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर सरकार के काम जन जन तक पहुंचाने का अपना दावा दोहराया। फैसले जाएंगे सरकार के, पीसीसी के, कांग्रेस के माध्यम से सम्मान मान पूरा मिलेगा कार्यकर्ताओं। देखिए ने मंत्रियों को बनाना शुरू कर दिया पीसीसी के अंदर, वहाँ सुनवाई होगी, कोई सिस्टम और क्रिएट कर देंगे। कार्यकर्ता मिलना चाहे मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से अलग व्यवस्था ही कर देंगे, डेट फिक्स कर देंगे। उस दिन खाली कार्यकर्ताओं से मिलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सीएम बोले कि जमीनी स्तर तक पार्टी की पहुंच के लिए कार्यकर्ताओं की कोशिश में वो भी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। अपनी तैयारी करें, लोग जोड़े और लोग जोड़े। जहाँ कैंप लगेंगे, आपके अधिवेशन होंगे जिले में, ब्लॉक में, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं ब्लॉक के सम्मेलन में जाने में मुझे कुछ संकोच नहीं होगा। सीएम ने पीसीसी से भी अधिवेशन कर कार्यकर्ताओं के जरिए जन आकांक्षा सरकार तक पहुंचाने की अपील की, जिससे जनता का फायदा हो और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। वो तमाम प्रदेशवासियों की भावना जो है, कार्यकर्ताओं की भावना जो आती है थ्रू चैनल से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अधिवेशन करती है, उसमें भी सबका मंथन होता है, वहाँ प्रस्ताव पास होते हैं और सरकार के लिए भी आह्वान होता है, सरकार को ये काम करना चाहिए, निर्देश भी दिए जाते हैं। यह प्रस्ताव का मतलब निर्देश हो गया एक प्रकार से, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। आपको बता दें कि इस शिविर में पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस शिविर के दूसरे दिन एआईसीसी के ट्रेनिंग चेयरमैन सचिन राव और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन मुख्य वक्ता होंगे। तो 28 तारीख को होने वाले समापन सत्र में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। खबर भरतपुर से है, जहां बीजेपी किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली में
पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो नजर नहीं आई। बीजेपी के पोस्टर में आला कमान के साथ साथ प्रदेश और जिले तक के नेताओं की फोटो लगाई गई थी, लेकिन वसुंधरा दूर दूर तक नहीं नजर आई। जबकि कुछ दिन पहले ही वसुंधरा राजे ने भरतपुर में विशाल सभा को संबोधित किया था। ऐसे में बीजेपी किसान मोर्चा के पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो न होने से पार्टी में अंदरूनी कलह फिर खुलकर सामने आ गई। कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की पद्धति के अनुसार ही काम किया है। पार्टी की पद्धति के अनुसार काम करना भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति होती है। वसुंधरा जी राजस्थान की सम्मानीय नेता रही हैं और सम्मानीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने राजस्थान की जनता के हित में बहुत अच्छे काम किए हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सब लोग स्वीकार करते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि पद्धति के खिलाफ है वसुंधरा राजे का फोटो लगाना? नहीं, वो आपकी निगाह हो सकती है। संगठन की अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के नाते यहाँ के कार्यकर्ताओं ने तय किया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में खिलाड़ियों के पेंशन मामले को लेकर चर्चा हुई। साथ ही क्रिकेटर्स को आरसीए की ओर से पुरस्कृत किए जाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं आरसीए की ओर से प्रस्तावित नए स्टेडियम के शिलान्यास को लेकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में बातचीत हुई। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि स्टेडियम के शिलान्यास को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। अगले महीने में इसके शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। ये को मौका देगी, हम लोग इससे भी बेहतरीन करके दिखाएंगे। नहीं, पिछला मैच भी बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से हुआ और तमाम मीडिया के बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने भी सहयोग से हम लोग एक अच्छा आयोजन कर सके और आने वाले समय में भी जो 9 फरवरी को वेस्ट इंडीज़ के साथ इंटरनेशनल मैच होगा, हमारी कोशिश पूरी रहेगी जिस तरह से पहला मैच हुआ उसी तरीके से हम लोग एक बेहतरीन खेल प्रेमियों को राजस्थान के और जयपुर के विशेष तौर पे उनको एक बेहतरीन मैच का आयोजन करके दिखाएं। राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबले में आज हिमाचल की टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की। आज यहां तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच खेले गए मुकाबले में तमिलनाडु ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर में से 49.4 ओवर्स में 314 रन बनाकर ऑल आउट हुई, तो वहीं खराब रोशनी के चलते मैच रोके जाने तक हिमाचल प्रदेश ने 4 विकेट के नुकसान पर 299 रन बनाए, जिसके बाद हिमाचल को विजेता घोषित किया गया। तमिलनाडु के लिए कप्तान दिनेश कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 116 रनों की शतकीय पारी खेली। सबसे पहले तो बीसीसीआई के हमारे ऑनररी अध्यक्ष और ऑनररी सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे विश्वास जताया और ये फाइनल की मेज़बानी करने का अवसर हमारी स्टेट एसोसिएशन को दिया। उसके लिए मैं बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारियों को भी मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से एक शानदार आयोजन बेहतरीन आयोजन हुआ है, आने वाले समय में भी ये विश्वास है मेरा कि बीसीसीआई जब आरसीए को मौका देगी, हम लोग इससे भी बेहतरीन करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा खेले, मिलके खेले और थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं सबसे। प्रशांत ऊपर बैटिंग को संभाल रहा था, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में निखिल गांगटा, अमित कुमार, शुभम ने जिस हिसाब से परफॉर्म किया है फाइनल में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मतलब हिमाचल टीम में जो यंगस्टर आ रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं और जो सीनियर प्रो हैं वो भी अपना अपना योगदान दे रहे हैं और बॉलिंग यूनिट हमारा काफ़ी टाइम से अच्छा कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छे साइन है। और मेरा इंटेंट पॉजिटिव ही था कि मैं अटैक करने जाऊंगा, उसके बाद पावर प्ले अच्छा जाएगा, उसके बाद मैं टीम के लिए खेलूंगा। और जैसे मैं अटैक करने भी गया और अच्छे शॉट्स लग गए मेरे, और फिर मैंने बिल्डअप किया अपना टीम को। जब मेरा काम हो गया तो मैंने टीम के लिए सोचा कि अब एंड तक खेलूंगा और टीम को ऊपर लेके जाऊंगा, जीत के साथ ही खत्म करूंगा। कोटा राजस्थान पेंशनर्स समाज कोटा ने वार्षिक अधिवेशन एवं वरिष्ठ पेंशनर्स सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अधिवेशन में 160 पेंशनर्स को सम्मानित किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। अपने संबोधन में बिरला ने कहा कि जिस युग को हम जी रहे हैं उसे लाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे पिता भी पेंशनर थे, इसलिए आप सभी मेरे पिता तुल्य हैं।
कार्यक्रम को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी संबोधित किया। आपका उचित मार्गदर्शन मिले, उचित सलाह मिले, ताकि उस आपके मार्गदर्शन सलाह से जिन अपेक्षा आकांक्षाओं के लिए लोकतंत्र के मंदिर हैं, इन लोकतंत्र के मंदिरों में जनता की अपेक्षा आकांक्षाएं और पूरी हो सके और पारदर्शिता के साथ संस्थाओं में काम हो सके, इसके लिए आपका इसी तरीके से प्यार से आशीर्वाद मिलता रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया का कोई देश भारत पर बुरी नजर उठाकर देखने की जुर्रत न कर सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कासगंज रैली से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर रविवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ ने लूटा है। पहले राज्य के अंदर लोगों का पलायन होता था, लेकिन अब यहां से गुंडों का पलायन हो रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून को लेकर अपने दिए बयान पर विवाद होने के बाद सफाई दी है। तोमर ने कहा कि कृषि कानून दोबारा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेस अपनी नाकामी छिपाने के लिए भ्रम फैलाती है। जजों की नियुक्ति पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि यह धारणा एक मिथक है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज एक हितधारक है। नागालैंड में हुई हिंसा के बाद राज्य से अफस्पा की वापसी की मांग जोर शोर से उठाई जाने लगी है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने भी राज्य से अफस्पा को वापस लेने की मांग की है। अब नागालैंड सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई मीटिंग के बारे में जानकारी शेयर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जिक्र किया और उनकी शहादत को नमन किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक इंडियन स्कूल में पढ़ने वाले विदेशी छात्राओं द्वारा गाए गए वंदे मातरम का वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो देशवासियों को एक सुकून भी देता है। इसे सुनकर, देखकर सभी को खुशी का अनुभव होता है। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने ओमिक्रॉन पर लापरवाही बरती है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। बेला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर 10 से ज्यादा मजदूर थे। वहीं बॉयलर फटने से कंपनी के कई मजदूर घायल भी हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बीती रात एक सांप ने काट लिया। वो उस समय अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर थे। ये घटना रात को 3:30 बजे के करीब हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नायक डेसमंड टुटू का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले 15 सालों से प्रोस्टेट कैंसर का इलाज चल रहा था। माफ कीजिएगा, प्रोस्टेट कैंसर का इलाज चल रहा था। देश में कोरोना संक्रमण ने ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार ने अब
3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीनेट करने की घोषणा कर दी है, लेकिन राहत की बात यह है कि जोधपुर में अभी तक ओमिक्रॉन ने दस्तक नहीं दी है। इस बीच प्रशासनिक स्तर के साथ साथ चिकित्सकीय स्तर पर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। कोरोना के खतरे को लेकर सरकार की पहल के बीच क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके बारे में जोधपुर के RCHO डॉक्टर कौशल दवे ने से बात की हमारे संवाददाता ने। का संकट अभी टला नहीं है। ओमिक्रॉन ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। इस बीच एक बड़ी खबर है कि सरकार अब बच्चों के लिए और जो वॉलंटियर्स है उनके साथ साथ बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगाने जा रही है। कोविड की रोकथाम के लिए और हेल्थ केयर वर्कर FLW जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनको सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन का जो है दौर शुरू हुआ और इसका जो है विधिवत शुभारंभ जो है माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर किया और उसके बाद में से लगातार जो है वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही जो है इसके बाद में जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी पात्र लाभार्थी थे उनका वैक्सीनेशन किया गया। उसके बाद 45 वर्ष से अबव जो भी थे उनका वैक्सीनेशन हुआ और उसके पश्चात जो है फेज्ड मैनर में 18 और जो उससे अबव थे उनका वैक्सीनेशन किया गया। तो करीब करीब ये 16 जनवरी से लेकर और आज हम दिसंबर में है और ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है जोधपुर ज़िले में संपादित किया जा रहा है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि करीब करीब 40 लाख से अधिक डोजेज जो है जोधपुर ज़िले में लगाई जा चुकी है, जिसमें 24 लाख से अधिक डोजेज जो है फर्स्ट डोज है और 16 लाख से अधिक जो है सेकंड डोज लगाई जा चुकी है जोधपुर ज़िले में। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई प्रतिकूलता देखने में नहीं आई और जोधपुर ज़िले में भी समस्त हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और समस्त नागरिकों ने ये वैक्सीनेशन लगवाया है और ऐसा कोई वैक्सीन से कोई गंभीर परिणाम देखने में नहीं आया। जी, निश्चित तौर पर गंभीर परिणाम नहीं देखने को मिले हैं और साथ ही साथ चिकित्सा व्यवस्था और ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर के स्थिति पहले से मजबूत कही जा सकती है। ऐसे में सरकार का यह पहल कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगने की जो है शुरुआत होने जा रही है नए साल में, तो कहीं ना कहीं अब बच्चे भी वैक्सीन लगाकर महफूज हो पाएंगे। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। इन दिनों जयपुर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म दर्ज किया जा रहा है। देश विदेश से पर्यटक नया साल सेलिब्रेट करने जयपुर पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के लंबे दौर के बाद एक बार फिर से पर्यटन पटरी की ओर वापसी करता नजर आ रहा है। यूनेस्को विश्व विरासत जंतर मंतर पहुंचकर न्यूज़ 18 संवाददाता अरबाज अहमद ने जाना कि आखिर गुलाबी नगरी जयपुर उन्हें क्यों पसंद आ रहा है। राजधानी जयपुर में पर्यटन उफान पर है। कोरोना काल के 2 साल के दौरान जो पर्यटन को नुकसान हुआ, हालांकि पहले जैसे हालात तो मुश्किल हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि राजधानी के स्मारक पर्यटकों से गुलजार हो चुके हैं। सर, कोविड के बाद में जो अभी पर्यटकों का बूम आया है वो लगभग हमारे यहाँ 6000 से भी ऊपर के संख्या में पर्यटक आ रहा है और पर्यटकों को प्रवेश देने से पहले उनके थर्मल स्कैनिंग है, सैनिटाइजर्स हैं, उनको मास्क के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मास्क लगा के रखिए, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। दूसरा, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने होमगार्ड के जवान हैं हमारे यहाँ तैनात, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं सर। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से भी बार बार जो है वो कर रहे हैं। आप एक टूरिस्ट हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आप यहाँ कर रहे हैं? मैं जयपुर से ही हूँ और अपने बच्चों को आज जो है दिखाने लाया हूँ। अभी इनके जो हॉलीडेज चल रहे हैं, तो क्योंकि हमारे जो जयपुर जिन्होंने बसाया है राजा सवाई जय सिंह जी ने, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उन्होंने बड़ी शानदार ये जो है इंटेलिजेंस का लेवल है वो यहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल, बच्चों को समझना चाहिए कि जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ के मॉन्यूमेंट जो है वो क्या है, दुनिया में उसकी ख्याति क्यों है और वो किस तरह का लग रहा है आपको जंतर मंतर में देख करके? कुछ चीजें अभी तक नहीं देखी, जैसे अभी थ्योरेटिकली पढ़ा था SST में कि हम कैसे देखते हैं टाइम और ये सब, तो आज इन्हें मतलब यहाँ पे आके पूरा फिजिकली इन्हें चेकआउट किया है तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दिन में एक्सट्रीम गर्मी और शाम में एक्सट्रीम ठंड दोनों एक बार में एक्सपीरियंस कर ली। अदरवाइज इंदौर का टेम्परेचर काफी नॉमिनल रहता है, तो मैं तो काफी इंजॉय कर रही हूँ। सिटी पैलेस, जंतर मंतर, सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो ये माहौल है, पर्यटकों की जो बातचीत आपको हमने दिखाई, इनके ख्यालात आपको दिखाए। बताने का मकसद और मतलब ये था कि जयपुर को ये टूरिस्ट क्यों पसंद कर रहे हैं। कोविड काल के बावजूद तमाम लोग कोविड की पालनाओं को करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं और कोशिश यही है कि इन हालात में खुद को
इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में कैद भी ना रखें, बाहर भी निकलें, वैक्सीनेशन भी लगवाएं, मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें और जयपुर जैसे खूबसूरत शहरों का नज़ारा भी लें अपने परिवार के साथ में, ताकि माहौल अच्छा बने और पर्यटन जैसी जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है हमारे देश की, हमारे रोज़गार की, लोगों की, उसको भी बढ़ावा मिले। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया का कोई देश भारत पर बुरी नजर उठाकर देखने की जुर्रत न कर सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कासगंज रैली से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर रविवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ ने लूटा है। पहले राज्य के अंदर लोगों का पलायन होता था, लेकिन अब यहां से गुंडों का पलायन हो रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून को लेकर अपने दिए बयान पर विवाद होने के बाद सफाई दी है। तोमर ने कहा कि कृषि कानून दोबारा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेस अपनी नाकामी छिपाने के लिए भ्रम फैलाती है। जजों की नियुक्ति पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि यह धारणा एक मिथक है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज एक हितधारक है। नागालैंड में हुई हिंसा के बाद राज्य से अफस्पा की वापसी की मांग जोर शोर से उठाई जाने लगी है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने भी राज्य से अफस्पा को वापस लेने की मांग की है। अब नागालैंड सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई मीटिंग के बारे में जानकारी शेयर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जिक्र किया और उनकी शहादत को नमन किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक इंडियन स्कूल में पढ़ने वाले विदेशी छात्राओं द्वारा गाए गए वंदे मातरम का वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो देशवासियों को एक सुकून भी देता है। इसे सुनकर, देखकर सभी को खुशी का अनुभव होता है। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने ओमिक्रॉन पर लापरवाही बरती है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। बेला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर 10 से ज्यादा मजदूर थे। वहीं बॉयलर फटने से कंपनी के कई मजदूर घायल भी हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बीती रात एक सांप ने काट लिया। वो उस समय अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर थे। ये घटना रात को 3:30 बजे के करीब हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नायक डेसमंड टुटू का 90